Hello, dear friends and students. Welcome to WOW Education. Dear all, life is precious, so is your job and career also. A good start will always lead you to a good goal. So, keeping this in mind, here I have brought you the MCQ practice series based on NCRT books. You may or may not aware that maximum questions are framed from NCRT class 6 to 12 books. So, I am wishing you all the best for your all upcoming examination. Today our practice set is from class 8 civics NCRT book. So all the important and very important questions for all your competition exams have been taken into account. So let us start. First lesson is lesson 1, the Indian Constitution. Why a constitution is required. It tells the fundamental nature of a country. It sets several rules for the country. तो ये दो चीज़ें हैं किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है. हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या ना हो, फिर भी हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते ही पता चल जाता है कि उस कंट्री का नेचर कैसा है, मतलब वो मोनार्की है कि पार्लियामेंट्री है कि फेडरल है. और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के लिए और सिटीजन्स दोनों के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिड वाज ले बाय कांग्रेस. कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी, तो उसने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड रखी थी. वो कौन से ईयर में था? दैट वाज इन 1934. When did the people's struggle in Nepal started for democracy? डेमोक्रेसी नहीं थी नेपाल में हजारों सालों तक, वहाँ पे मोनार्की थी. तो फाइनली जो है कौन से ईयर में नेपाल के लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया था? दैट वाज इन 1990. ये तो हाल फिलहाल की बात है अभी, है ना. तो उन्होंने जो है नेपाल के लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया और उसके बाद 1990 में फाइनली नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आई. वट वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल अर्लियर. अर्लियर जो है नेपाल के अंदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था दैट वॉज मोनार्की, मतलब वहाँ पे राजा का रूल था. When did King ज्ञानेंद्र टेक ओवर डेमोक्रेसी ऑफ नेपाल इन हिज हैंड. देखो 1990 में नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आई, बट उसके बाद फिर 2002 यानी जो है 12 साल बाद फिर से जो है वहाँ के जो पहले के राजा थे किंग ज्ञानेंद्र, उन्होंने डेमोक्रेसी को फिर से अपने हाथ में ले लिया. कहने का मतलब सारी पावर अपने हाथ में ले ली. व्हेन वाज डेमोक्रेसी री एस्टैब्लिश्ड इन नेपाल. इसके बाद फिर से आंदोलन हुआ होगा लोगों का और उसके बाद से दोबारा से जो है नेपाल में डेमोक्रेसी आई. वो कब आई? 2006 में. तो इसका मतलब पहले 1990 में आई और उसके बाद फिर 2006 में. दो बार उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा डेमोक्रेसी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए. तो इतनी कीमत होती है डेमोक्रेसी की. वी पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत ईजी क्वेश्चन है. बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. वट डू मीन बाय फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द कंट्री हैज़ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जब गवर्नमेंट जो है 2 या 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, जब बहुत बड़े कंट्रीज जो होते हैं उनका पूरा जो गवर्नमेंट है वो एक ही गवर्नमेंट के बस की बात नहीं होती है. तो उसको जो पावर होती है, पावर अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर दी जाती है. ऐसे ही हमारी कंट्री में भी 3 टायर गवर्नमेंट है, यानी जो पावर है वो 3 लेवल में डिवाइड है. सबसे बड़ा जो पावर है वो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की है. उसके बाद जो है जितने स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं. और उसके बाद स्टेट के अंदर फिर से पावर को फर्दर डिवाइड करने के लिए पंचायत लेवल गवर्नमेंट है. सो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. पंचायत लेवल है, स्टेट लेवल है और सेंट्रल लेवल है. तो इसी पावर के शेयरिंग को, पावर के डिवीजन को फेडरलिज्म बोला जाता है. वट इज़ मेंट बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जिसमें पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, कोई हाउसेज होते हैं, उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. इट मीन्स पीपल सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट टू मेक वेरियस रूल्स एंड टू रन द गवर्नमेंट. अब देखो जितने 127 करोड़ पीपल हैं, तो सबके सब हम पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठ सकते. तो हम क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं और वो हमारी तरफ से बात रखने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट में जाके बैठता है और हमारे लिए काम करता है. तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है. What is meant by separation of power? Separation of power means executive, legislature and judiciary. These are 3 different branches. कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट है पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई, तो सारी की सारी पावर उसके पास ही नहीं रहेगी. एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो फंक्शन करती है, जितने भी रूल्स बनते हैं उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है. एग्जीक्यूटिव का मतलब कोई भी चीज़ एग्जीक्यूशन करना, कार्य करना.
लेजिस्लेटिव, कानून बनाना केवल सरकार का काम नहीं होता। सरकार से हमारा क्या मतलब है, जैसे कि सपोज करो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो नरेंद्र मोदी और उनका जो कैबिनेट है वो ही सरकार है ना। तो लॉज बनाना केवल उनका ही काम नहीं होता है, बल्कि पार्लियामेंट में अपोजिशन के भी जितने लीडर्स होते हैं, जितने एमपीज होते हैं, वो भी लॉ बनाने में हिस्सेदारी लेते हैं। नेक्स्ट है जुडिशरी। जे मतलब जुडिशरी, जे मतलब जज समझ लीजिए। तो जज, लॉ, कानून, कोड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट ब्रांच है। तो जो 3 प्रकार के जो काम हैं, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग है, और जुडिशरी बिल्कुल अलग है, क्योंकि तीनों के तीनों जो ब्रांचेस अगर हम गवर्नमेंट को दे देंगे तो गवर्नमेंट क्या हो सकती है, मनमानी कर सकती है। दिस इज नोन एज द सेपरेशन ऑफ पावर। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं ये। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. So these are the 6 fundamental rights which are given to us by the constitution of our country. What do you mean by secularism? Secularism का मतलब होता है when state will have no religion. स्टेट का, राज्य का, देश का कोई अपना धर्म नहीं होता। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की सरकार एक इस्लामिक सरकार है, वो एक इस्लामिक गवर्नमेंट है। बट इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। इंडिया में जो है कोई एक सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। सरकार सबके साथ बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष तरीके से बिहेव करती है, सबके साथ समान रूप से बिहेव करती है। वो ना हिंदू सरकार है, ना मुस्लिम सरकार है, ना सिख सरकार है। इसी को सेक्युलरिज्म बोला जाता है। What is meant by arbitrary government? Arbitrary government means when judgments are fixed by someone's choice. मतलब मनमाने तरीके से कोई गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो है अपने तरीके से, अपने मन मर्जी से जब रूल्स बनाते हैं उसको आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट बोलते हैं। अगर हम नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लें तो किम जोंग को हम एक आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट की संज्ञा दे सकते हैं, साइट कर सकते हैं। What is meant by a tyranny government? इट मीन्स अ क्रूअल एंड अनजस्ट अथॉरिटी। इसमें फिर से हम नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। What is meant by sovereign? Sovereign का मतलब होता है इट मीन्स व्हेन अ कंट्री हैज़ नो आउटर कंट्रोल एंड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। कहने का मतलब हमारे ऊपर किसी और कंट्री का रूल नहीं है, हम स्वतंत्र हैं बिल्कुल हर तरफ से, है ना, किसी और कंट्री के अधीन में नहीं है। सच अ टाइप ऑफ कंट्री इज नोन एज अ सोवरन कंट्री। What is meant by polity? It means an organized political structure. हमारी कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इसका मतलब इंडिया एक पॉलिटी है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाली कंट्री है। लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। व्हाट इज प्लेज ऑफ एलिगेंस? इट इज़ अ मॉर्निंग प्रेयर ऑफ यूएसए स्कूल। जैसे हम लोग की कंट्री में भी अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं, प्लेजेस होते हैं, तो सिमिलरली वहाँ भी यूएसए के स्कूल में भी एक प्लेज ऑफ एलिगेंस होता है जो वहाँ के बच्चे गाते हैं। लेसन 3, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? क्वेश्चन नंबर 1, वर द ईवीएम्स यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इंडिया में जो है ईवीएम मशीन का यूज़ 2004 में फर्स्ट टाइम हुआ था, और ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उससे पहले आई रिमेंबर मेरे मम्मी पापा और बताते हैं कि वो लोग जो है बड़ा सा पेपर आता था, उस पेपर में कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते थे और कैंडिडेट के नाम के आगे उनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनके ऊपर उन लोगों को स्टैंप लगाना पड़ता था। तो दैट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस और उनको काउंट करने में भी बहुत टाइम लगता था। बट आजकल ईवीएम मशीन्स चलती हैं और ईवीएम मशीन में वोट देना तो ईजी है ही, उससे भी ज़्यादा ईजी जो है काउंटिंग करना है, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। वट इज़ संसद? हिंदी वर्ड है, तो इट इज़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेज। वट आर द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? अपर हाउस जिसको राज्यसभा भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और हाउस है, लोअर हाउस बोलते हैं, लोकसभा, काउंसिल ऑफ पीपल। तो ये 2 हाउस हैं एक्चुअली, है ना, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट अपर हाउस और लोअर हाउस। हिंदी में अगर उसको बोलेंगे तो राज्यसभा या लोकसभा, और अगर हम ब्रिटेन में देखें या फिर यूनाइटेड स्टेट में देखें तो उसको काउंसिल ऑफ स्टेट या काउंसिल ऑफ पीपल भी बोला जाता है। हु प्रिसाइड्स द अपर हाउस? अपर हाउस को हेड कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस की अध्यक्षता करते हैं। हु प्रिसाइड्स द लोअर हाउस? लोअर हाउस की जो प्रिसाइडेशन होती है वो स्पीकर के द्वारा होती है और स्पीकर को चुना जाता है। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट? वो है 545 एमपीज़ हैं लोकसभा के अंदर। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245। तो याद रखिए, है ना, इसका बिल्कुल आधे से थोड़ा सा कम लगा लो। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, 5 साल के लिए ही लोकसभा कार्यकाल होता है।
What are constituencies? Constituencies क्या होती हैं? For the sake of election, the country is divided into various constituencies according to the population. One representative is elected from one constituency. Suppose करो हमारी कंट्री एक है, उसमें 28 स्टेट हैं, बट हमारी कंट्री में जो है 28 MPs तो नहीं होते हैं, हमारे पास 545 MPs होते हैं. तो इसका मतलब हमारी कंट्री 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है. कॉन्स्टिट्यूंसीज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. ऐसा नहीं कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल जो है 1 लाख पॉपुलेशन होगी तो दूसरे की कंस्टिट्यूंसी में 10 लाख पॉपुलेशन होगी. पूरे कंट्री को एक इक्वल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है और उसी डिवीजन को उन छोटे छोटे पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है. और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक लीडर या फिर एक पॉलिटिशियन या फिर एक नेता को चुन के हम संसद में भेजते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर कॉल्ड एमपीज? दोज दे गेट इलेक्टेड फॉर द पार्लियामेंट आर नोन एज एमपीज. एमपीज का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं. पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का हिस्सा कौन कौन है? द प्रेसिडेंट है, राज्यसभा एंड लोकसभा. इन तीनों से मिल के पार्लियामेंट बनता है. व्हाट इज मेंट बाय मेजोरिटी इन इंडिया? मेजोरिटी मीन्स मोर देन हाफ और हाफ और मोर देन हाफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ वन पार्टी. सपोज करो लोकसभा के जो सीट है वो 545 है, तो जो उसका हाफ परसेंटेज होता है, अगर किसी पार्टी को उसका 50% सीट मिल गया है, 50% जीत गई या फिर 50% से ज़्यादा सीट मिल गई है, तो इसका मतलब उस पार्टी को मेजोरिटी मिल गई है एंड नाउ दैट पार्टी इज़ रेडी फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट. व्हाट इज़ मेंट बाय कोalition गवर्नमेंट? कभी कभी क्या होता है किसी एक पार्टी को पूरा मेजोरिटी नहीं मिलती, इट डज़ नॉट गेट 50% सीट. तब क्या होता है 3 या 4 पार्टी आपस में मिला के 50% सीट बना लेते हैं. तो ऐसी पार्टीज़ को, ऐसी गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी गवर्नमेंट बनाती है मिलकर. व्हाट इज़ मेंट बाय अपोजिशन? अपोजिशन का क्या मतलब होता है? जैसे जो पार्टी जीत जाती है वो तो गवर्नमेंट बनाती है, उसके बाद जो पार्टियां हार जाती हैं, जिनके मेंबर्स की संख्या कम होती है, वो अपोजिशन यानी विपक्ष कहलाती है. व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ लोकसभा का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ पीपल हु इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एट्सेट्रा. अब जो है गवर्नमेंट बन गई है. गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? जैसे अभी हम बात करते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई तो उसके बाद सबसे पहले वो अपना कैबिनेट बनाते हैं. कैबिनेट के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. अब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है, उन रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई मिनिस्टर चाहिए होता है, क्योंकि मिनिस्टर के बिना ऑफिस नहीं चलेगा. ऑफिस के बिना जो है बाकी जो काम होंगे, जो प्रोग्रेस के वर्क होंगे, वेलफेयर वर्क होंगे, वो नहीं चलेंगे. इसीलिए सबसे पहले वो लोग एग्जीक्यूटिव को चूज़ करते हैं गवर्नमेंट बनने के बाद. जैसे कंट्री के अंदर की जितनी भी शांति से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, उनको मेंटेन करने का काम होम मिनिस्टर का होता है. रेलवे से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो रेलवे मिनिस्टर्स के होते हैं. तो ऐसे ही बहुत सारे पोर्टफोलियोज होते हैं जो जीतने वाली पार्टी के बहुत सारे जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. राज्यसभा का मतलब ही क्या है? स्टेट. तो स्टेट से चुने हुए जितने भी मेंबर्स आते हैं वो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राज्यसभा? हम लोग को लगता है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है. राज्यसभा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि लोकसभा है. बस उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस राज्यसभा और लोकसभा के बराबर नहीं होगा, बट राज्यसभा इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इट ऑल्सो इनिशिएट्स लेजिस्लेशन एंड बिल. ये भी लेजिस्लेशन लेके आती है राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर, और ये भी बिल बनाती है. एंड इट ऑल्सो रिव्यूज एंड ऑल्टर्स द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा होना चाहिए यहाँ पे. लोकसभा के बनाए हुए जो लॉज होते हैं उनको ऑल्टर कर सकती है, उनमें अमेंडमेंट करने के लिए उनको वापस भेज सकती है. What is question hour? Question hour, while in session, the parliament begins with a question hour where MPs can seek information about the working of government. जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन होता है, साल में 2 बार होता है, तो जितने भी MPs होते हैं, जो दूसरे MPs होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं कि आपने इस एरिया के लिए या फिर इस फंड का क्या किया. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में जानना ये अपोजिशन का काम होता है. और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि अपोजिशन के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का वो सेटिस्फाइंग आंसर दें. व्हाट इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट?
These are two buildings consist of North Block and South Block. Various offices of ministers and prime ministers are situated here. जैसे संसद तो एक भवन है जहाँ पर मीटिंग होती है, इसके अलावा हर मिनिस्टर का अपना कोई ना कोई ऑफिस होगा. तो वो ऑफिस कहाँ है? उन्हीं ऑफिस को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. और इन बिल्डिंग्स के नाम नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हैं. और इनके अंदर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके आपको ऑफिसेज मिल जाते हैं. हाउ आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको जनता तो वोट नहीं देती है, बट उनको कौन इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजता है? दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस स्टेट. अब हर स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर एमएलएज हैं. तो एमएलएज के द्वारा जो चुने जाते हैं वही जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा में उनको भेजा जाता है. हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? राज्यसभा में कितने जो मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है? वो है 12 मेंबर्स. हु मेक्स लॉ फॉर द कंट्री? पार्लियामेंट जो है कंट्री के लिए लॉ बनाती है. नेक्स्ट लेसन इज लेसन 4, अंडरस्टैंडिंग लॉज. व्हाट इज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005? उत्तराधिकार कानून है 2005 का. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी. पहले क्या होता था, जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी उस पर केवल सन का यानी बेटे का हक होता था. बेचारी जो माँ होती थी उसको भी प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलता था. बट 2005 के बाद फादर की प्रॉपर्टी में वाइफ का भी उतना ही इक्वल शेयर होगा और बेटी का भी इक्वल शेयर होगा. व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ही आया था. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? एनी इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल अगेंस्ट हिज वाइफ. उसमें वर्बल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है या इकोनॉमिक अब्यूज होता है, वो एक क्राइम माना जाएगा. लेसन 5, जुडिशरी. व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी? जे फॉर जज मैंने आपको पहले भी बताया था. तो जज या कोर्ट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उनको हम जुडिशरी के अंतर्गत पढ़ते हैं. तो जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका होती है हमारे देश की, उसका क्या काम होता है? सबसे पहला है उसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. तो कोर्ट किस लिए बनते हैं? जब झगड़े होते हैं तभी कोर्ट बनते हैं ना. तो पर्सन टू पर्सन यानी सिटीजन का आपस का जो झगड़ा है वो सुलझाना है उसका काम. और दूसरा, अगर गवर्नमेंट का झगड़ा है वो भी उसका काम सुलझाना है. अगर दो स्टेट गवर्नमेंट का झगड़ा है आपस में वो भी सुलझाता है. और स्टेट और सेंटर का झगड़ा है तो वो भी सुलझाने का काम किसका है? वो जुडिशरी का है. नेक्स्ट काम है जुडिशियल रिव्यू. टू स्ट्राइक डाउन अ पर्टिकुलर लॉ. अगर उसको लगता है किसी समय में कि कोई जो रूल है जो पार्लियामेंट ने बना रखा है वो जनता के अगेंस्ट जा रहा है, जनता के हित में नहीं है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? ऐसे लॉ को गैर कानूनी जो है घोषित कर सकती है. उसके बाद गवर्नमेंट को रूल वापस लेना पड़ेगा. नेक्स्ट है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनका प्रॉपरली जो है क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट ने जो हमारे लॉ बनाए हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लॉ बनाए हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी देखना ये काम जुडिशरी का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटअप? 26 जनवरी 1950. जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी सेटअप हुआ था. व्हाट वाज सुप्रीम कोर्ट अर्लियर नोन एज? ऐसा नहीं है कि उसी दिन एक दिन बिल्डिंग खड़ी कर दी. एक्चुअली वो बिल्डिंग ऑलरेडी थी बट उसका नाम पहले कुछ और था. उसको पहले द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता था, जो 1937 से 1949 तक चलन में था. व्हेन डिड सुप्रीम कोर्ट मूव टू इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग? 1958 में फ्रॉम चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस टू अ न्यू बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड. इससे पहले जो है पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही कोई चैम्बर ऑफ प्रिंस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट चलता था. बाद में इसको एक न्यू बिल्डिंग दे दी गई मथुरा रोड न्यू दिल्ली के अंदर. व्हाट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट? इट इज ऑल्सो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल. हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कोर्ट होता है तो उसी को सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोला जाता है. अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इज प्रिसाइडेड बाय. उसका हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है ही प्रिसाइडेड ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट. विच कोर्ट फंक्शन एट द स्टेट लेवल? स्टेट लेवल पे कौन सा कोर्ट काम करता है? वो हाई कोर्ट है. इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एनी स्टेट. विच कोर्ट इज एट द टॉप ऑफ ऑल? सारे कोर्ट का सबसे जो टॉप का कोर्ट होता है वो कौन सा होता है? उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसको एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, और जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. हु प्रिसाइड्स द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको CJI भी बोला जाता है. हुज डिसीजंस आर बाउंड ऑन ऑल अदर कोर्ट? किसके डिसीजंस होते हैं जो बाकी सारे दूसरे जो कोर्ट्स हैं जैसे तहसील कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके ऊपर बाध्य होते हैं, मतलब कंपल्सरी होते हैं उनके लिए.
सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, वो बाकी सारे उससे जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बाध्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं. व्हेन डिड हाई कोर्ट फर्स्ट स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? हाई कोर्ट सबसे पहले इंडिया के अंदर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्टैब्लिश हुए थे 1862 में. तो ये हमने नहीं किए थे, ये ब्रिटिशर्स ने किए थे. हमने तो बस उनके जो ट्रेडिशन को ही आगे बढ़ाया है. तो सबसे पहले 1862 में ऑलरेडी 3 जो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने हाई कोर्ट सेटअप कर दिए थे. हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में 21 कोर्ट्स हैं. आप लोग बोलेंगे 28 स्टेट्स हैं, बट 21 कोर्ट्स क्यों हैं? तो उसका भी अभी आपको पता चल जाएगा. विच स्टेट्स हैव कॉमन हाई कोर्ट? एक्चुअली कुछ ऐसा है कि कुछ स्टेट्स इतने छोटे हैं कि उनके लिए अलग से एक जो है सिंगल को हाई कोर्ट बनाना गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाई. इसीलिए कुछ स्टेट्स के जो हैं कुछ कॉमन हाई कोर्ट्स हैं. जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही कोर्ट है. सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उनका भी एक ही कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी है. वट आर द अदर नेम्स फॉर सबॉर्डिनेट कोर्ट? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके क्या क्या नाम है? उनके बहुत सारे नाम हैं. उनको ट्रायल कोर्ट भी बोला जाता है, उनको कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज भी बोला जाता है, द एडिशनल सेशन जज कोर्ट भी बोला जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल जज कोर्ट. सो दीज आर द वेरियस नेम बाय विच द सबॉर्डिनेट कोर्ट इज नोन एज. What is meant by PIL? Public interest litigation. This is a full form of PIL. When did PIL start? It started in 1980. अब PIL है क्या, जिसके बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं? तो ये है, इट अलाउज एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड. इट कैन बी डन थ्रू अ सिंपल टेलीग्राम और अ लेटर. कभी कभी क्या होता है, किसी दूर सुदूर एरिया में जहाँ तक कोर्ट की रीच नहीं होती है, पुलिस भी नहीं होती, ऐसी जगह में कुछ लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता है, उनके अधिकारों का हनन होता है. तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, वहाँ के जो थोड़े से कुछ पढ़े लिखे लोग हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर वेलफेयर के क्षेत्र में काम कर रही है, तो वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके बिहाफ पर भी सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक चिट्ठी डाल सकता है कि ऐसे ऐसे इस आदमी के साथ वायलेशन हो रखा है, मतलब इसके राइट्स का हनन हो रखा है. तो ऐसे लेटर्स को PIL बोला जाता है और इनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई भी होती है कोर्ट के थ्रू. मिड डे मील स्कीम वॉज इनिशिएटेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू लाइफ टू इंक्लूड राइट टू फूड. इससे पहले जो है गवर्नमेंट जो है मिड डे मील स्कीम नहीं स्टार्ट किया था, बट आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ में राइट टू फूड भी बच्चों को दिया गया. अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. न्यू लेसन. क्वेश्चन नंबर 1. What does Article 22 of Constitution say? This is spelling mistake. Actually, this is Dutch. What does Article 22 हमारी कंट्री का क्या बोलता है? It says that every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. It's not lower, sorry. It is lawyer, वकील. मतलब हर कोई बंदा जो जिसको मतलब किसी न किसी क्राइम में इंडल्स कर रखा है, जिसको दोषी मान रखा है कोर्ट ने या फिर पुलिस ने, तो उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपना एक लॉयर हायर करे अपने लिए, क्या बोलेंगे उसको, कानूनी लड़ाई जो उसके लिए लड़ सके. What does Article 39A say? It says that state will provide a lawyer to any citizen who is unable to hire. अब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के पास पैसा होता है और वो लॉयर को अफोर्ड कर सकते हैं. तो कुछ कंडीशन में लोग बहुत गरीब होते हैं, क्रिमिनल्स लोग है ना. क्रिमिनल का मतलब जिनके ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगे हुए होते हैं. तो ऐसे लोग जो अपना लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट उनको एक सरकारी लॉयर प्रोवाइड कराएगी. What does Article 22 say? ऑफेंस विल बी इन्फॉर्म टू द कल्प्रिट. बहुत सारे चीज़ें हैं आर्टिकल 22 में. इसके अकॉर्डिंग जब आप पुलिस जो है किसी भी कल्प्रिट को गिरफ्तार करने जाएगी तो उस समय उसका जुर्म बताएगी कि उसको किस रीजन से जो है गिरफ्तार किया जा रहा है. सेकंड है राइट टू प्रेजेंट बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. सपोज करो आज दिन में जो है 2 बजे किसी ने किसी कल्प्रिट को गिरफ्तार कर लिया है ना, तो कल दिन के 2 बजे तक जो है उसको किसी न किसी मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना ज़रूरी होगा, सो दैट उसको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर मिलने के बाद ही या तो छोड़ा जाएगा या फिर उसको फर्दर जेल में रखा जाएगा. ऐसा नहीं है कि पुलिस बिना इन्फॉर्मेशन किए, बिना मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी मुजरिम को जेल में नहीं रख सकती. इसके अलावा सी में है अ बॉय अंडर 15 एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग. अगर क्वेश्चनिंग करना है ना, किसी क्राइम से रिलेटेड, या फिर कोई बच्चा है 15 साल से नीचे का और या लेडीज़ हैं, तो उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता क्वेश्चन करने के लिए, उनके घर में ही जाना पड़ेगा पुलिस को.
व्हाट इज कॉग्निजेबल वारंट? कॉग्निजेबल वारंट का मतलब होता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ अ कोर्ट। इसमें जो है पुलिस को कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना जो है कोर्ट के परमिशन के सीधे ही किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकता है। लेसन नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया इज आदिवासी? इट इज आदिवासी, नॉट एडवाइस। आदिवासी और ट्राइब, इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज लोग ट्राइब हैं, आदिवासी हैं? 8% लोग जो हैं, मतलब 100 में 8% हमारी कंट्री के अंदर आदिवासी हैं। हाउ मेनी आदिवासी ग्रुप्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया के अंदर मोर 500 आदिवासी ग्रुप्स हैं। व्हाट वेयर डू डोंगरिया कोंड लिव? डोंगरिया कोंड एक आदिवासी ग्रुप है, ये नियामगिरी हिल इन कहाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ पर पाए जाते हैं। व्हाट डिड जस्टिस राजिंदर सच्चर कमेटी 2005 में जो सेटअप हुई थी, वो उसने क्या एग्जामिन किया था? उसने ये एग्जामिन किया था कि इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन जो मुस्लिम कम्युनिटी की है वो कैसी है। What is ghettotization? It is an area that is populated largely by members of a particular community. जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ एक ही कम्युनिटी जो है उसके अंदर निवास करने लग जाती है तो उसको ghettotization बोलते हैं। लेसन 8, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। व्हाट इज आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी है, सॉरी दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश। जो छुआछूत है जो पहले गांव में चलता था, अब तो भगवान की दया से कहीं पर हमको देखने को नहीं मिलता है, तो छुआछूत बिल्कुल भी अबॉलिश यानी उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। अगर फिर भी कोई ऐसा प्रैक्टिस करता है तो वो एक कानूनी अपराध है। What does Article 15 state? It says that no citizen of India shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, it is caste, sex और place of birth। किसी के साथ भी सरकारी नौकरियों में, सरकारी बसों में या फिर सरकारी पब्लिक प्लेसेस में, पार्क में, मंदिरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता। जो लोगों के प्राइवेट घर हैं उनके अंदर तो उनकी मर्जी चल सकती है, बट पब्लिक प्लेसेस में किसी के भी साथ किसी भी बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। What are SC and ST Preventing Act of 1989? It prevents any form of violence against दलित। दलित कम्युनिटी के साथ अगर अपर कास्ट वाले या फिर कोई भी कास्ट वाले कुछ भी जुर्म करते हैं, उनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती कुछ करते हैं, उनको है ना परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। What is 1989 आदिवासी एक्ट? इट गेव देम राइट टू पोजेस देयर ट्रेडिशनल राइट टू ऑक्यूपाई लैंड इन द फॉरेस्ट। पहले अंग्रेजों के टाइम पे इन बेचारे आदिवासियों को जंगल से बाहर निकाल दिया गया था। बाद में अंग्रेज चले जाने के बाद जब ये हमारा कंट्री आज़ाद हो गया तो आदिवासियों ने अपना हक वापस मांगा, क्योंकि वो जंगल के अंदर ही अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, वो जंगल के अंदर ही अच्छे से जो है सेट होके जंगल के साथ बैलेंस बनाते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो वापस जो है उनको जंगल के अंदर फॉरेस्ट के अंदर रहने की इजाज़त दे दी गई। What is meant by ostracize? It means to exclude an individual or a group or social boycott। जब हम किसी एक पर्सनल को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर किसी पर्सन के फैमिली को या उसकी पूरी कम्युनिटी को बॉयकॉट कर देते हैं, उससे देश निकाला या गांव निकाला, समाज से बाहर निकाला कर देते हैं, तो दैट टर्म इज नोन एज ostracize। Lesson number 9, public facilities. What are public facilities? Essential facilities that need to be provided for everyone. Example जैसे water सबको चाहिए, electricity, public transport, school, medical, sanitation facilities, ये सो गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड करती है, इसी को public facilities बोला जाता है। Lesson number 10, law and social justice. When did Bhopal gas tragedy happen? 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। Which gas leaked in भोपाल गैस डिजास्टर? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है एक बहुत ही हार्मफुल गैस थी, वो रिलीज हुई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कंपनी जहाँ से ये गैस रिलीज हुई थी? उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। वो एक अमेरिकन कंपनी थी जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी। What was the number of casualties? More than 8,000 people died and many thousand were left with various disorders. What is CNG? Compressed natural gas है CNG का मतलब। So that's it for this practice set. Please subscribe our channel, that is Wow Education, so that we can bring more informative videos for your career and for your jobs. और इसके continuation के लिए बाकी जो further videos हैं उनको देखते रहिए। Thank you so much and please do subscribe Wow Education.